Okay, wait a minute, guys. Now, guys, let's start with the revision. Now, in our last lecture, we had covered RLVP, बराबर? तो एक बार revision कर लेते हैं. And then I'm going to ask you some questions. So, in case of RLVP, फॉर्मूलाज क्या थे? तो गाइस सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो था वो था पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए. ये कौन सा फॉर्मूला था बताओ जरा, ये कौन सा फॉर्मूला था? रॉयड्स लॉ, करेक्ट बोल रहे हो. सेकंड इज पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी. ठीक है. ए स्टैंड्स फॉर सॉल्वेंट, रिमेंबर दिस, ए स्टैंड्स फॉर solvent and B stands for solute. ठीक है. तो गाइस हम लोगों को टोटल प्रेशर का फॉर्मूला आ रहा था. टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी एंड विच बिकेम पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. ठीक है. ये हम लोगों का फाइनल फॉर्मूला था. अब गाइस मोल फ्रैक्शन इन गैसियस स्टेट या फिर इन वेपर फेज, उसके लिए भी हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था विच वाज वाई ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल एंड वाई बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी XB upon P total. Final trick was that YA upon YB is equals to P naught A NA upon P naught B NB. कुछ याद आ रहा है? ये हम लोगों को दो मतलब ये हम लोगों का शॉर्टकट था. ठीक है. और ये मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूलाज थे. Now guys, when solute is non-volatile, when solute is non-volatile, so P naught B becomes zero when solute is non-volatile. बराबर, वो वेपर प्रेशर जनरेट करने वाला है नहीं. तो गाइस हम लोगों का ये वाला जो फॉर्मूला है वो अगर वेपर प्रेशर solute का जीरो हो जाए तो बन जाता है P total which is P is equals to P naught into X से. अरे कुछ याद है? ये हम लोगों ने किया था. करेक्ट. अब वहां से हम लोग निकालते हैं डेल्टा P. डेल्टा P is P naught minus P which became delta P is equals to P naught XB and finally delta P upon P naught. देखो this was LVP. LVP मतलब lowering of vapor pressure. ठीक है. This is RLVP, relative lowering of vapor pressure. ठीक है. तो RLVP is equals to XB delta P upon P naught is equals to NB upon NA plus NB, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि NA का नंबर ऑफ मोल हमेशा बहुत ज्यादा रहता है. तो we can write down and final formula becomes delta P upon P naught is equals to WB upon MB into WA upon MA. तो गाइस ये सब अभी तक हम लोगों ने RLVP में पढ़ा है. तुम लोगों को ज्यादा कुछ याद रखने की वैसे तो जरूरत होती है नहीं. तुम लोगों को याद क्या रखना है? You just have to remember this part, this formula. From this formula you can derive the downward formula. ठीक है. तो ये एक फॉर्मूला याद रखना है. सिमिलरली बिगिनिंग के ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है.
RLVP के रॉयल्स लॉ, ठीक है, वो याद रखना है। आई गेस तुम लोगों में से कोई एक है, अगर तुम लोगों में से कोई कॉल कर रहे हैं तो प्लीज कट कर दो, लेक्चर के बीच में मैं उठा नहीं पाऊंगा। ओके, तो गाइज बस रॉयड्स लॉ से तुम लोगों को बाकी सब मिल जाता है। हाँ, एंड दिस फॉर्मूला, ठीक है, विच इज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो ये इतना पार्ट तुम लोगों को अच्छे से करके रखना है, नथिंग एल्स। ओके, तो गाइज अब नेक्स्ट हेडिंग इज रिविजन इज ओवर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज वेंट ऑफ फैक्टर। अब गैस वेंट ऑफ फैक्टर स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को 2 क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो क्वेश्चन सॉल्व करो जरा। Okay, guys. Sorry, I don't know what happened. Okay, so there are 2 containers. There are 2 containers, A and B. Now, container A contains 60 gram urea in 1 liter solution. ठीक है, and container B contains 180 gram glucose in 1 liter solution. ठीक है, तो yes guys, this is a question. This is a question. So they have given us option A, vapor pressure of A is greater than vapor pressure of B. Option B, vapor pressure of A is less than vapor pressure of B. Option C, vapor pressure of A is equals to vapor pressure of B. And option D, vapor pressure of A, चलो none, ठीक है। ओके, तो आकांक्षा चौधरी करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। सॉरी, आकांक्षा चौधरी रॉन्ग आंसर है। यश करेक्ट आंसर है, पार्थ करेक्ट आंसर है, नील कृष्णा भट्ट करेक्ट आंसर है, यश तोमरे करेक्ट आंसर है, यश कदम करेक्ट आंसर है, श्रेयस करेक्ट आंसर है, चेतन बोरकर करेक्ट आंसर है, उन्नति करेक्ट आंसर है, श्रेय करेक्ट आंसर है, धनंजय हीरे, महेश यादव करेक्ट आंसर है। ओके, बहुत लोगों के आंसर आ गए एंड गुड, तुम लोगों को एक आइडिया आ गई है। मतलब गाइस यहाँ पे तुम लोग निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स। सी, वी आर लर्निंग अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट वी आर लर्निंग अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, and colligative property only depends on colligative property only depends on number of solute particles. It depends only on number of solute particles. And guys, अगर नंबर सेम हो तो दोनों colligative property सेम रहती है। अब तुम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकालो, देखो नंबर ऑफ मोल जितने ज्यादा उतने नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा। तो यूरिया के अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने जाऊंगा तो गिवन मास मयांक करेक्ट आंसर है, सिद्धेश गुरु करेक्ट आंसर है, अद्वैत करेक्ट आंसर है। तो गाइस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अगर मैं निकालने गया तो गिवन मास ऑफ यूरिया इज 60 अपॉन मोलार मास इसका रहता है 60। अभी तक तुम लोगों को बाय हार्ट हो गया होगा। तो यूरिया के नंबर ऑफ मोल है 1 मोल, एंड अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालने जाऊं तो ग्लूकोज के गिवन मास को लेके
उसकी मोलार मास से डिवाइड कर दो एंड अगेन यू विल गेट 1 मोल। अब गाइस मुझे बताओ यहाँ पे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? यहाँ पे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो गए। अगर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं तो दोनों का लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा वो सेम होगा एंड इन दोनों का आंसर कितना आ जाएगा फिर गाइस? तो करेक्ट आंसर इज सी। याद रखो हम लोग पढ़ रहे हैं एलवीपी। एलवीपी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रखा है। एलवीपी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल उतना ज्यादा लोअरिंग होगा एंड इन दोनों में इक्वल लोअरिंग होगा। होपफुली तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर देना। अभी क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, 2 कंटेनर बना रहा हूँ, ठीक है। देयर आर 2 कंटेनर, जिन लोगों का लिखना है बाकी है लिख दो। एंड क्वेश्चन वाज क्वाइट इजी। नंबर ऑफ मोल्स निकालने अभी तक अगर नहीं आता तो आई कांट हेल्प इट नाउ, ठीक है। पूरा फिजिकल खत्म होने आ गया है तो नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने सबको आना ही चाहिए। So guys, again container A, container B. Container A contains 60 gram urea in 1 liter. Container B contains 58.5 gram NaCl, same in 1 liter. ठीक है, options are same again. Option A, vapor pressure of A is more compared to that of option B, container B. Vapor pressure of A is less, ये V volume लग रहा है ना। Vapor pressure of A is more than vapor pressure of B. Option B, vapor pressure of A is less than vapor pressure of B. Option C, both are equal. Option D, none. So किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं आया। ऋतुजा करेक्ट आंसर है, चेतन बोरकर करेक्ट आंसर है, धनंजय हीरे करेक्ट आंसर है। बाकी किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं आया अभी तक। ओम थोमरे करेक्ट आंसर है, अद्वैत संख्या करेक्ट आंसर है, आलोक करेक्ट आंसर है, श्रेयस मुआवकर करेक्ट आंसर है, जय करेक्ट आंसर है, आकांक्षा चौधरी करेक्ट आंसर है, महेश यादव करेक्ट आंसर है, समीक्षा कदम करेक्ट आंसर है, सिद्धांत करेक्ट आंसर है, अद्वै करेक्ट आंसर है, पार्थ करेक्ट है। ओके तो गाइज अब यहाँ पे क्या करेंगे? अगेन कॉलीग्रेड प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं तुम लोगों को? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना आया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आए रहेंगे 60/60, विच मीन्स 1 मोल। अब गाइस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितने आए रहेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl आया रहेगा 58.5 अपॉन 58.5 उसका मोलर मास, विच मीन्स 1 मोल। अब गाइस दोनों के नंबर ऑफ मोल्स 1 1 आ रहे हैं, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अगर तुम लोग सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स देखोगे तो तुम लोगों को वापस आंसर सी करेक्ट लगेगा, बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज गाइस NaCl जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इट गिव्स अस Na plus Cl minus. That means 1 NaCl breaks down into 2 NaCl, Na plus 2 particles. 1 NaCl breaks down into 2 particles and hence 1 mole NaCl will form 2 mole particles. Guys, are you getting it? NaCl is a electrolyte and it will undergo dissociation and it will form 2 different particles. That means 1 mole will correspond to 2 mole. Any doubt? So guys, NaCl forms higher number of particles. Number of particles of NaCl is more. अब मुझे बताओ जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स या फिर जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतना ज्यादा वेपर प्रेशर है, उतना कम वेपर प्रेशर। यस करेक्ट आंसर है। तो गाइज वी आर लर्निंग अबाउट
relative lowering of vapor pressure. That means number of particles increases, vapor pressure decreases. अरे समझ में आ रहा है? We are learning about relative lowering of vapor pressure. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे वेपर प्रेशर कम होगा. ओ सबका आंसर रॉन्ग था, मतलब सबका आंसर रॉन्ग था. ओके तो गाइस मुझे बताओ वेपर प्रेशर कम होगा तो NaCl के सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया. सबका आंसर रॉन्ग था. जिसको मैंने करेक्ट बोला था सबका आंसर रॉन्ग था. एंड करेक्ट आंसर इज ए. मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मैंने ऑप्शंस किस मैनर में अरेंज किए हैं. ठीक है तो ओके कुछ लोगों ने आंसर ए दिया था जिनका आंसर गलती से मैंने गलत बोल दिया. कुछ लोगों ने दिया था. ठीक है तो नाउ गाइस देखो हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ना गाइस. वी आर लर्निंग अबाउट लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर लोवरिंग पढ़ रहे हैं हम लोग. मतलब क्या जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे वेपर प्रेशर उतना कम होता है. आर यू गेटिंग इट? जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे वेपर प्रेशर उतना कम होता है. एंड NaCl का वेपर प्रेशर एकदम कम हो जाएगा बिकॉज इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स. डाउट? देखो सबके आंसर रॉन्ग आ गए थे. किसी का भी आंसर इसमें करेक्ट नहीं आया था. कुछ लोगों ने ए आंसर दिया था. हम लोग गाइस आयंस का वेपराइजेशन पढ़ रहे ही नहीं है ना. हम लोग बोल क्या रहे हैं आयंस आर नॉन वोलेटाइल. नॉन वोलेटाइल सिनेरियो की बात हो रही है गाइस. ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल था. हम लोग सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो रहा है यहाँ पे. ठीक है ओके चलो एनीहू आगे बढ़ते हैं. नाउ गाइस लेट्स कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर. तो वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आई. तो जिन लोगों का लिखना बाकी है टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ गाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर? वेंट ऑफ फैक्टर एग्जैक्टली होता क्या है? ठीक है तो वेंट ऑफ फैक्टर आई इज गिवन बाय वेंट ऑफ फैक्टर आई is quite easy actually. Formula for Van't Hoff factor is number of particles after dissociation divided by number of particles before dissociation. ठीक है तो गाइस इट इज क्वाइट इजी. इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं. अगर मैं तुम लोगों को एक सिंपल एग्जांपल दूं NaCl का कुछ एग्जांपल लिख देते हैं. हाँ बाय द वे वेंट ऑफ फैक्टर किसके लिए एप्लीकेबल है? तो गाइस वेंट ऑफ फैक्टर इज एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स. ये गाइस यूजुअली हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स में यूज करते हैं. ठीक है तो देखो गाइस NaCl का अगर मैं एग्जांपल तुम लोगों को दे दूं तो NaCl gives us Na plus Cl minus. अब यहाँ पे मुझे बताओ गाइस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए? 2 हो गए. दिख रहे हैं पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन 2 हो गए. अब गाइस बिफोर डिसोसिएशन कितने थे? 1 थे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा. नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए. वेंट ऑफ फैक्टर 2 हो गया. ठीक है अब गाइस और एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम लोगों को. अगर ये एग्जांपल रहता तो BOH twice gives us Ba2 plus 2OH minus. अब गाइस मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा? वेरी नाइस करेक्ट बोल रहे हो.
So number of particles after dissociation 1 plus 2, 3 particles are there, and before dissociation only 1 particle is there. So Van 't Hoff factor will become 3. Perfect, correct बोल रहे हो? Any doubt? अब गाइस इसके लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है, इसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला डिराइव करना है. तो व्हेन ऐसे हेडिंग डालना, when weak electrolyte is used, when weak electrolyte is used. गाइस मुझे बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, अब यहाँ पे हम लोग कंप्लीट डिसोसिएशन बोल रहे हैं ना बे, कि जितना NaCl था पूरा का पूरा टूट गया. Now in case of weak electrolyte, do we get complete dissociation? Yes, correct बोल रहे हो. We get partial dissociation. Weak electrolytes के केस में complete dissociation कभी नहीं होता गाइस. Weak electrolytes के केस में partial dissociation होता है. तो now partial dissociation का आंसर कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग जरा इक्विलिब्रियम आएगा, करेक्ट बोल रहा हूँ. तो इक्विलिब्रियम नहीं, हम लोग सिर्फ अल्फा यूज करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. एंड गाइस इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी लेंदी और समझने के लिए डिफिकल्ट होती है, तो मैं डेरिवेशन कुछ अलग मैनर में करने वाला हूँ, जो कि सबको समझ में आ जाएगा, इजी हो जाए, ठीक है. तो गाइस हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो देखो NaCl breaks down into Na plus Cl minus. Now guys let's assume initial concentration was C 0 0. अब गाइज हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले, हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के अकॉर्डिंग ले जाने वाले. तो लेट्स अज्यूम NaCl का डिसोसिएशन हुआ C माइनस C अल्फा, C माइनस C अल्फा, ठीक है. तो Na प्लस बनेगा C अल्फा एंड Cl माइनस भी बनेगा C अल्फा. अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये तो वीक के लिए करते हैं, बट हम लोग स्ट्रॉन्ग के लिए भी गाइज ये सेम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है. अब स्ट्रॉन्ग के लिए भी अगर मैंने ये सेम टू सेम फॉलो कर दिया, तो अल्फा की वैल्यू फॉर NaCl कितनी होती है? अल्फा की वैल्यू NaCl के लिए कितनी होती है? 1 होती है. वेरी नाइस. तो गाइस यहाँ पे अल्फा की वैल्यू NaCl के लिए अगर तुम लोग पुट करोगे 1, तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा C. एंड अभी तक तुम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यही तो करते आते थे, 0 CC ऐसे ही तो लिखते थे. तो गाइस मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ इक्वेशन में अल्फा इंट्रोड्यूस कर दिया. इवन नाउ इट इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट हम लोग इसकी हेल्प करके मतलब लेके वीक के लिए पढ़ने में, ठीक है. अब गाइस I की वैल्यू क्या होगी? I is number of particles after dissociation upon number of particles before dissociation. Guys dissociation होने के बाद ये सारे particles बन गए ना, समझ में आ रहा है? देखो बिगिनिंग में सिर्फ NaCl था, बट डिसोसिएशन होने के बाद ये सारे के सारे पार्टिकल्स बन गए. तो आफ्टर डिसोसिएशन हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर? तो आफ्टर डिसोसिएशन C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा प्लस C अल्फा. हम लोग इक्विलिब्रियम में जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे वो द होल थिंग डिवाइडेड बाय C. तो गाइस C अल्फा will get cancelled out and you will get C 1 plus alpha upon C. Now C will get cancelled out and formula for I will become 1 plus alpha. Now guys, as we have mentioned before, alpha is equals to 1, so value of I for NaCl will become 1 plus 1, which is 2. ठीक है. Yep, it is quite easy derivation, but इस एक एग्जांपल से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे, और एक एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं. So let's take example of MgCl2. Now guys, in case of MgCl2 अभी मैं थोड़ा फास्ट जाने वाला हूँ. Mg2 plus 2Cl minus. अब guys यहाँ पे क्या होगा बिगिनिंग में? C 0 0. Now over here C minus C alpha, पता है ना ये? Mg2 plus will become C alpha and 2Cl minus will become 2C alpha. इसमें किसी कुछ डाउट? Okay, Parth, correct answer है, very nice. Now guys, what will happen to I? I is number of particles after dissociation. Beginning में सिर्फ था, dissociation के बाद मुझे ये सारे particles मिल गए, तो इन सबकी मैं addition करूंगा and I'll get C minus C alpha plus C alpha plus 2C alpha, the whole thing divided by C. C alpha will get cancelled out
एंड आई विल गेट सी प्लस 2c अल्फा. इसमें से मैं अगर c कॉमन निकाल दूं तो 1 प्लस 2 अल्फा अपॉन c. एंड आउट. नाउ गाइस c and c will get cancelled out and finally I'll get formula I is equals to 1 plus 2 अल्फा. अगर मैं अल्फा की वैल्यू पुट कर दूं over here, if we are assuming alpha is 1 for a strong applied, then alpha will become 1, 2 into 1 2, and 1 plus 2 3. So I will become 3. Read out. Okay, another example. ठीक है, so guys let's take another example of AlCl3. अब AlCl3 एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग एप्लाइड है नहीं, ये थोड़ा सा कोवैलेंट बन जाता है, बट ठीक है. तो गाइस AlCl3 के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे? वेरी नाइस, पार्थ करेक्ट बोल रहे हो. तो गाइस Al3 plus 3Cl minus and you will get C 0 0 C minus C alpha 3C alpha. चेतन करेक्ट आंसर है, धनंजय करेक्ट आंसर है. तो गाइस यहाँ पे आई क्या बनेगा? अभी तुम लोगों को सबको एक बेसिक आइडिया आ गई है. इन सबके एडिशन करेंगे एंड ऊपर से नीचे सी से डिवाइड करेंगे. तो सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस 3C अल्फा, द होल थिंग डिवाइडेड बाय सी. सी अल्फा विल गेट कैंसल्ड आउट एंड फिर बाद में सी से हम लोग डिवाइड कर लेंगे. वी विल गेट आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अल्फा which is 4. अल्फा अगर मैं 1 ले लूं तो आंसर विल बिकम 4. अब गाइस मुझे जनरल फॉर्मूला चाहिए. मुझे क्या चाहिए? जनरल फॉर्मूला. तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? तुम लोगों के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली जनरल फॉर्मूला क्या है? कुछ लोगों ने जनरल फॉर्मूला पहले से देख के रखा है, बट बाकी के लोग 1 प्लस एन अल्फा नहीं. ओके, पार्थ करेक्ट आंसर है, डेल्टा एन बोल सकता है, बट नहीं. अरे देखो ना, जनरल फॉर्मूला इज I is equals to 1 plus n minus 1 alpha. 1 plus n minus 1 alpha, where n is number of ions formed. करेक्ट है क्या गाइस? देखो जरा, तो ओवर हियर NaCl में 2 आयंस बने थे, तो 2 माइनस 1 अल्फा मतलब 1 अल्फा बना. MgCl2 में 3 आयंस बने थे, तो 3 माइनस 1 2 अल्फा बना. एंड AlCl3 में 4 आयंस बने थे, तो 4 माइनस 1 3 अल्फा बना था. तो n माइनस 1 अल्फा. एंड गाइस इसे थोड़ा सा रीअरेंज करो और अल्फा के लिए मुझे फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा. तो n माइनस 1 अल्फा will become I minus 1 and alpha will become I minus 1 upon n minus 1. So guys, this is the final formula for alpha. कोई शक? Now guys, what we learned is for dissociation. By the way, मैं heading डालना भूल गया था, sorry. What we learned is for dissociation. ठीक है, and I hope तुम लोगों को समझ में आ गया ये. Now we are going to learn about association. ठीक है, तो जिन लोगों का लिखना बाकी रह गया होगा, write it down fast. हाँ, एसोसिएशन अभी इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं. एसोसिएशन हम लोग इसके बाद ही देखने वाले हैं. फर्स्ट राइट इट डाउन.
ओके गाइस, लिख के हो गया? ओके, तो पहले एसोसिएशन होता क्या है वो देख लेते हैं। एसोसिएशन होता क्या है? Now guys, formula of association is quite easy. देखो, पहले एसोसिएशन होता क्या है वो देखते हैं। तो गाइस लेट्स अज्यूम मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, एंड एक रिएक्शन हुई, ये मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गया, ठीक है। अब गाइस मुझे बताओ व्हाट इज द वेंट ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, जिन्होंने भी 1/5 बिफोर एसोसिएशन। तो गाइस ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर तुम लोग देखोगे तो आई विल बिकम आफ्टर एसोसिएशन ओनली वन पार्टिकल इज देयर, तो 1 अपॉन बिफोर एसोसिएशन 5 पार्टिकल्स आर देयर, तो 5, 1/5 इज योर आंसर, ठीक है। अब गाइस इसका अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो इसका अल्फा का फॉर्मूला होता है I-1 अपॉन 1/n-1, ठीक है। इसका अल्फा का फॉर्मूला होता है I-1 अपॉन 1/n-1। इसमें तुम लोगों को एक शॉर्ट में डेरिवेशन बताने वाला हूँ, बट ज्यादा टाइम वेस्ट मैं इसके ऊपर करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो देखो लेट्स सी 2a, 2a एग्जाम्पल के फॉर्म में 2a गिविंग अस A2। अब गाइस अगर हम लोग इसका अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ओवर हियर अल्फा इज व्हाट, सॉरी ऊपर लिखना चाहिए था, ओवर अल्फा इज व्हाट, डिग्री ऑफ एसोसिएशन लेस इंपॉर्टेंट, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नहीं, बट ओवर हियर अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड लेट्स अज्यूम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, एसोसिएशन की वैल्यू पूरी 1 है। तो गाइस मुझे बताओ अगर यहाँ पे एसोसिएशन की वैल्यू अगर पूरी 1 होगी तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1/2, वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, बराबर, आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन, तो ये हो जाएगा 1/2। अब गाइस इन दिस फॉर्मूला लेट्स पुट वैल्यूज, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यूज, हाँ बाय द वे, और ये फॉर्मूला आई के लिए रीअरेंज करो गाइस, रीअरेंज दिस फॉर्मूला फॉर आई, आई के लिए ये फॉर्मूला कैसे रीअरेंज होगा, आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/n-1 अल्फा। देखो यही फॉर्मूला आ रहा है क्या, बिगिनिंग का जो फॉर्मूला था वैसा ही फॉर्मूला है, सिर्फ n जो है वो इनवर्स हो गया, सिर्फ n जो है वो इनवर्स हो गया, बाकी एग्जैक्ट डिट्टो फॉर्मूला है गाइस, नथिंग इज चेंज्ड ओवर हियर, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, देखो पहली बात, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C over here C alpha, sorry, over here 0, then we'll write down C minus C alpha and this will become C alpha by 2, ये समझा, क्योंकि गाइस 2a एक A2 देते हैं, तो C अल्फा A C अल्फा बाई 2 A2 देंगे। अब गाइस मुझे बताओ यहाँ पे I कितना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, गाइस एसोसिएशन होने के बाद ये इतना बचा, तो इट विल बिकम C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन C। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो यू विल गेट C माइनस C अल्फा बाई 2 अपॉन C।
अब यहाँ से तुम लोग सी कैंसलेशन करोगे तो ये सी और ये सी कैंसल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट आई इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। अब गाइस इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, i इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा, सॉरी 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा। देखो 1 अपॉन n गाइज, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे n की वैल्यू अभी भी 2 है, दो चीजें एक बार कंबाइन हो रही है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे n की वैल्यू अभी भी हम लोग क्या लेंगे, डाइमराइजेशन हो रहा है तो n की वैल्यू अभी भी 2 है, याद रखना। डाइमराइजेशन अगर हो रहा है तो इवन नाउ वैल्यू ऑफ n इज 2। अगर मैं यहाँ पे ये n पुट कर दूं तो क्या होगा, 1 बाय n, हाफ, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, तो आंसर बचेगा 1 माइनस हाफ अल्फा विच इज सेम एज दिस वन। ठीक है, तो मतलब इट इज जस्ट हाउ वैल्यू ऑफ n इज 1। ओके, बिकॉज अ डाइमर इज फॉर्म्ड। गाइस ये जो एग्जांपल था वो डाइमराइजेशन का था, दो कंबाइन हो गए, तो डाइमराइजेशन के लिए n की वैल्यू 2, दो चीजें कंबाइन हुई ना। देखो डिसोसिएशन में हम लोग स्टडी करते हैं कितने आयन ब्रेक डाउन होके बने, डिसोसिएशन में हम लोग स्टडी करते हैं कि कितने आयन्स ब्रेक होके बन रहे हैं, एसोसिएशन में हम लोग स्टडी करते हैं कितने आयन्स एसोसिएट होके बन रहे हैं। गेटिंग इट। तो यहाँ पे एसोसिएशन कितने आयन्स का हुआ या फिर कितने मॉलिक्यूल्स का हुआ, तो दो मॉलिक्यूल्स का हुआ, बस खत्म। तो गाइस इसका एक फेमस एग्जांपल लिख दो, इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड और बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। तो बेंजीन के अंदर एसिडिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड का एसोसिएशन होता है, ये तुम लोगों को ऑर्गेनिक में भी पढ़ाया जाएगा, तो देख लो ये कैसे एसोसिएट होते हैं। इसी रीजन की वजह से सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहता है गाइस। ठीक है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो कि सिलेबस में है तुम लोगों के, कार्बोक्सिलिक। हाँ, सल्फोनिक एसिड ये अलग हो जाएगा, मतलब सल्फोनिक एसिड यूजुअली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा स्टडी करते हैं, है नहीं, तो नहीं तो वो एक्चुअल में करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट सेकंड नंबर पे रहता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड गाइस ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज देखो ना, ओवर हियर दिस इज O माइनस, दिस इज O माइनस, कार्बन प्लस, O माइनस, H प्लस, O माइनस, कार्बन प्लस, O माइनस, H प्लस। एम आई राइट? हाँ, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है विच इज कॉल्ड एज H बॉन्ड, एंड ये ऐसे एक रिंग बना देते हैं। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डाइमर ऑफ एसिडिक एसिड, डाइमर ऑफ एसिडिक एसिड। ठीक है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट भी गाइस बहुत ज्यादा हो जाता है, ये जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाते। ठीक है, तो चलो लिख दो, ये कंप्लीट कर दो एसोसिएशन का। एसोसिएशन के ऊपर क्वेश्चंस बहुत कम आता है, बट अगर आ गए तो इजी होता है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। कंप्लीट दिस फास्ट।
एक अच्छा क्वेश्चन आया है कि ये सर बेंजीन में ही क्यों हो रहा है। कैन आई शो फॉर बेंजोइक एसिड ऑल्सो। तो बेंजोइक एसिड में गाइस तुम लोगों को और कुछ नहीं करना है, जहाँ पे एसिडिक एसिड का CH3 है वहां पे बेंजीन बना दो, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। मतलब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इसको ऐसे कर देना कन्वर्ट। अगर बेंजोइक एसिड के लिए बनाना होगा तो CH3 इरेज कर देना कृपया करके। तो सोचोगे बेंजीन के अंदर CH3 कैसे आया, तो CH3 इज नॉट देयर। बेंजोइक एसिड मतलब CH3 को निकाल के बेंजीन अटैच कर रहे हैं। एंड अ गुड क्वेश्चन केम दैट व्हाई ओनली इन बेंजीन। तो गाइस इसका आंसर तुम लोग मुझे बताओ, बेंजीन में ही डाइमराइजेशन क्यों होगा, वाटर में क्यों नहीं होगा। बिकॉज गाइस वाटर में डिसोसिएशन होता है। यार तुम लोग नाम खराब करके आओगे एग्जाम में, एक ने भी एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। जो तुम लोगों को पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा रहा था। बेंजीन इज नॉन पोलर। तो बेंजीन अगर नॉन पोलर है तो उसके अंदर डिसोसिएशन नहीं होता, मतलब यहाँ पे O-H+ इससे सेपरेट नहीं होते, तो ये कंबाइंड रहते हैं एंड फिर तब जाके ये हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल होता है। अरे कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा ऑर्गेनिक और जरा अच्छे से पढ़ लो, बट ठीक है चलो, ये वैसे भी मेरे सिलेबस पार्ट है नहीं। ओके सो नाउ गाइस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। इफेक्ट ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन की वजह से होता क्या है, चलो देखते हैं एक बार। अब गाइस मुझे बताओ, पहली चीज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको मैं अभी CP बोलूंगा चलेगा। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब गाइस मुझे बताओ ड्यूरिंग डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस करेक्ट बोल रहे हो। Number of particles increases. Now guys, if number of particles are increasing, then colligative property also, colligative property increases, बराबर के नहीं। colligative property increase हो गया गाइस, जो भी प्रॉपर्टी हो सकती है। अब अगर लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर है तो वो भी इंक्रीज होगा, मतलब क्या, तो लोअरिंग ज्यादा होगी। तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जो कुछ प्रॉपर्टी है वो। एंड गाइस नाउ ड्यूरिंग एसोसिएशन, एसोसिएशन क्या होगा, ड्यूरिंग एसोसिएशन number of particles decreases, so colligative property also decreases, उल्टा हो जाएगा। वेरी नाइस। अब गाइस मुझे बताओ व्हाट विल हैपन टू द मोलार मास कैलकुलेटेड। गाइस हम लोग इन फॉर्मूलाज में मोलार मास फाइंड आउट करते हैं ना, तो गाइस मोलार मास का क्या होगा, क्या लगता है, व्हाट विल हैपन टू मोलार मास। ये मैं तुम लोगों को बाद में प्रूव करके दिखाऊंगा, बट जरा कंसेप्चुअली सोचते हैं। अब मुझे बताओ गाइस, तुम लोग डिसोसिएशन में जब मोलार मास फाइंड आउट करने जाओगे, डिसोसिएशन में एक बड़े पार्टिकल के तुम लोगों ने दो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो ड्यूरिंग डिसोसिएशन मोलार मास विल इंक्रीज और इट विल, वेरी नाइस करेक्ट बोल रहे हो। तो गाइस ड्यूरिंग डिसोसिएशन मोलार मास डिक्रीजेस, ड्यूरिंग डिसोसिएशन मोलार मास कैलकुलेटेड, याद रखना, मोलार मास कैलकुलेटेड, जो तुम लोग मोलार मास कैलकुलेट करोगे वो डिक्रीज होता है, ठीक है। सॉरी मोलार मास ऑब्जर्व, जो तुम लोग मोलार मास ऑब्जर्व करोगे
मोलार मास ऑब्जर्व्ड, मोलार मास मोलार मास कैलकुलेटेड, सॉरी, मोलार मास कैलकुलेटेड जो रहेगा इट डिक्रीजेस, कैलकुलेट हम लोग करते हैं, ठीक है, एंड मोलार मास कैलकुलेटेड ड्यूरिंग, मोलार मास कैलकुलेटेड ड्यूरिंग एसोसिएशन। गाइस एसोसिएशन में क्या होता है मुझे बताओ, एसोसिएशन में दो पार्टिकल्स एक साथ आके एक बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं ना, तो मोलार मास बढ़ेगा या कम होगा, तो ओवर हियर मोलार मास इंक्रीजेस। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो मास तो कंजर्व होगा गाइस, हम लोग रिएक्शन थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कि मास कंजर्व होगा, यहाँ पे हम लोग कॉलिंग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन हो रहा है, देयर इज नो रिएक्शन हैपनिंग ओवर हियर। ओके, नाउ गाइस लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब RLVP in case of, in case of association और डिसोसिएशन, इस फॉर्मूला एकदम सिंपल हो जाता है। मुझे बताओ, अच्छा लिखना है लिख दो, बट डाइमर इसके बाद ही तो, ये इतना ही तो लिखना है और क्या लिखना है। ओके, तो गाइज मुझे बताओ RLVP इन केस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अगेन वही अपना हमेशा वाला, दो कंटेनर, तुम लोग मुझे बताओगे क्या होगा। दो कंटेनर है, फर्स्ट कंटेनर के अंदर, फर्स्ट कंटेनर के अंदर यूरिया है 1 मोल, सेकेंड कंटेनर के अंदर NaCl है 1 मोल, ठीक है। 1 मोल, अभी मैं मोल्स में ही दिखा रहा हूँ, 1 मोल यूरिया, 1 मोल NaCl, both are dissolved in 1 liter, both are dissolved in 1 liter। गाइज यहाँ पे चेंज इन वेपर प्रेशर आ गया, यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ 5 mmHg से, कितने से 5 mmHg से। तो मुझे बताओ NaCl में कितने से होगा, तो मुझे बताओ NaCl में कितने से होगा, अगर यूरिया में डेल्टा पी आया 5 mmHg, तो NaCl में इट विल बिकम 10 mmHg। वेरी नाइस गाइस, NaCl में इट विल बिकम 10 mmHg। गाइस अगर यूरिया में 5 mmHg से प्रेशर कम हुआ, तो NaCl में इट विल डिक्रीज बाय 10 mmHg। व्हाई इट विल डिक्रीज बाय 10 mmHg, बिकॉज यूरिया के कंपैरिजन में यहाँ पे डबल पार्टिकल्स बने, करेक्ट, बिकॉज यूरिया के कंपैरिजन में यहाँ पे डबल पार्टिकल्स बने, तो इट विल बिकम डबल, तो इट विल बिकम व्हाट, डबल। गेटिंग इट? ओके गाइस, यहाँ पे ऊपर ऑब्जर्व करना, एक्चुअली ऑब्जर्व्ड आएगा, सॉरी, इसे ऊपर ऑब्जर्व करना। मैं वही सोच रहा था कौन सा वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, तो ऑब्जर्व्ड इज मोर अप्रोप्रिएट। ओके, सो इट विल बिकम डबल बिकॉज NaCl फॉर्म्स टू पार्टिकल्स, करेक्ट बोल रहे हो। एंड गाइस इफ दे वुड हैव गिवन BOH ट्वाइस, इफ दे वुड हैव गिवन BOH ट्वाइस, तो क्या होता, या फिर BaCl2। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। 1 मोल BaCl2 इन 1 liter 15 mmHg बन जाता, करेक्ट बोल रहे हो। तो डेल्टा P वुड हैव बिकम 15 mmHg। अब देखते कितनों का दिमाग चलता है। अगर अगर ये समझ में आ गया तो तुम लोगों को फॉर्मूला तो एकदम इजीली ग्रास्प हो जाएगा। इफ दे वुड हैव गिवन 1 मोल CH3 COH इन बेंजीन, चलो थोड़ा सा, इन 1 liter बेंजीन, एक्चुअली ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा बट ठीक है, इन 1 liter बेंजीन, तो क्या होगा बताओ।
CH3COH। कृष्णा भट्ट करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। धनंजय रे करेक्ट आंसर है। तो गाइस ये एसोसिएट होता है, ये एसोसिएशन दिखाता है, एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाफ हो जाता है। अरे कुछ याद है, बेंजीन में ये एसोसिएशन दिखाता है एंड एसोसिएशन के टाइम पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हाफ हो जाते हैं। ये डबल नहीं पार्टिकल बनाएगा, ये आधा हो जाएगा, हाफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड हाफ नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब 5 mmHg का हाफ कितना होगा? 5 mmHg का हाफ मतलब कितना होगा? डेल्टा पी विल बिकम 2.5 mmHg। एक दो स्टूडेंट्स के करेक्ट आंसर आए थे। देखो ये समझ में आया क्या? यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं होता, यहाँ पे एसोसिएशन होता है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है। तो गाइस कहना है, देखो मेरा बिगिनिंग वाला फॉर्मूला जो था ना वो ये था, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू टी नॉट एक्स बी, ये मेरा फॉर्मूला था। एंड मेरे ख्याल से देखो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाती है 2, ठीक है, तो मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया था। इधर आई की वैल्यू हो गई थी 3, तो मैंने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया। इस सिनेरियो में आई की वैल्यू हो गई थी 1/2, तो मैंने 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया। So what will be the formula when association and dissociation takes place? So formula will become I times P naught XB. I times P naught XB. This is LVP. अगर RLVP का फॉर्मूला हम लोगों को पूछा तो RLVP is delta P upon P naught. So delta P upon P naught will become I times XB. I times XB. Very nice. Correct बोल रहे हो. Getting it guys. एंड फाइनली हम लोगों का जो फाइनल फॉर्मूला था, इट विल बिकम डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू आई टाइम्स डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, हर एक फॉर्मूला में आई आगे मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ फॉर्मूला में आई आगे मल्टीप्लाई हो गया। बिकॉज जितने से एसोसिएशन या फिर जितने से डिसोसिएशन होता है उस वैल्यू को हम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। दैट्स इट। आर यू गेटिंग इट? समझ में तो आया ही होगा। तो गाइज इधर से आई के लिए एक और एक फॉर्मूला बनता है, इधर से आई के लिए एक और एक फॉर्मूला बनता है, विच इज ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी divided by theoretical colligative property। अब guys observed colligative property को sometimes it is also referred as experimental colligative property। ऑब्जर्व मतलब जो हम लोग ने ऑब्जर्व किया, जो एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व किया गया, एंड थियोरिटिकल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब मुझे बताओ गाइस, ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा, ये तुम लोग एग्जाम के बीच में फाइंड आउट करोगे क्या? नहीं। तो ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो रहती है वो क्या होगा? हाँ, विल बी गिवन। ये अभी तक तुम लोगों को रट्टा हो गया होगा ना। एक्सपेरिमेंटल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो रहती है, इट इज गिवन इन एग्जाम, वो एग्जाम में दी हुई रहती है, तुम लोगों को थियोरिटिकल निकालना पड़ता है। आर यू गेटिंग इट? लाइक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, करेक्ट बोल रहे हो। ओके, नाउ गाइस थियोरिटिकल या फिर कैलकुलेटेड तुम लोगों को एग्जाम में कैलकुलेट करना पड़ता है। अब गाइस इधर से मुझे बताओ, तुम लोगों की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एंड मोलर मास, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गाइस। ये एकदम एंडिंग में तुम लोगों को मैं वापस प्रूव करके दिखाऊंगा, बट दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो ना, ये अपनी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है,
तो ये उल्टा हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ नहीं तो यहाँ पे देख लो, हम लोगों ने एक कंसेप्चुअली सोचा था कॉलीगर प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, मोलार मास डिक्रीजेस। यहाँ पे कॉलीगर प्रॉपर्टी इंक्रीज डिक्रीजेस, मोलार मास इंक्रीजेस। तो ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा होने का रीजन बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड फ्रॉम दैट वी कैन गेट अनदर फॉर्मूला which is theoretical theoretical molar mass upon observed molar mass upon observed molar mass। ठीक है, राइट डाउन फास्ट। देखो ये जस्ट सिंपल फॉर्मूलाज है जो एग्जाम में तुम लोगों को हेल्प करेंगे, नथिंग एल्स। ठीक है, राइट इट डाउन। यहाँ पे हमारा आरएलवीपी खत्म। ठीक है, मतलब आरएलवीपी नहीं, वेंट ऑफ फैक्टर के साथ आरएलवीपी खत्म। ठीक है, सीपी इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दिया। डन गाइस, लिख के हो गया। Now we are going to start with elevation in boiling point. Elevation in boiling point. चलो आगे बढ़ते हैं। पूरी पिपीटी थोड़ी सी हिल गई ना, आई गेस। ठीक है, अभी थोड़ा सा एकदम अंदर बाहर की तरफ चला गया। ठीक है, तो सेकेंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हिच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर पॉइंट रहता है क्या, वो हम लोग देखने वाले हैं। प्रेशर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। गाइस मुझे यहाँ पे लिख के आ रहा है माय इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। तो एम आई क्लियरली ऑडिबल? लैग हो रहा है? यस गाइस, लैग हो रहा है क्या? Okay, now it is clear. Okay, before it was lagging, but not now. Okay, ठीक है, good. Now guys, elevation in boiling point. Boiling point की definition क्या रहती है वो पहले लिखेंगे, फिर तुम लोगों को मैं पढ़ा पाऊंगा what is elevation in boiling point. So guys, boiling point, it is the temperature at which vapor pressure of a pure liquid becomes equal to atmospheric pressure। ये तुम लोगों को मैंने पहले भी दिया है बराबर। नाउ गाइस, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। गाइस मुझे बताओ, जब मैं किसी चीज को हीट करता हूँ तो उसकी वेपर ज्यादा बनेंगे या कम बनेंगी? अगर मैंने किसी चीज को हीट किया
तो इट्स वेपर फॉर्मेशन विल इंक्रीज, ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज, बराबर। तो देखो गाइस, यहाँ पे हम लोग वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। एंड अगर मैं किसी चीज को हीट कर रहा हूँ, let's assume this is the point where vapor pressure becomes, this is the point where vapor pressure will become 1 atmosphere. This is the pressure where it is 760, चलो यहाँ पे लिख देते हैं 1 atmosphere और 760 mm Hg, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहुंच गए यहाँ पे हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड गाइस, जिस पॉइंट पे किसी एक लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे टच होता है, उस पॉइंट पे हम लोग बोलते हैं कि भाई वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अब गाइस मुझे बताओ, लोअर टेम्परेचर पे कोई एक लिक्विड की वेपर प्रेशर इतनी थी, मतलब किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कोई एक लिक्विड था जिसका वेपर प्रेशर इधर किधर था, आर यू गेटिंग इट? किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कोई एक लिक्विड था जिसका वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर टी पे इधर किधर था। अब मुझे बताओ, इस टेम्परेचर टी से हम लोगों को इस, मतलब इस टेम्परेचर टी से हम लोगों को इसको बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाना है, मतलब इस प्रेशर पी से, इस प्रेशर पी से मुझे इसको ऊपर लेके जाना है टुवर्ड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तुम लोग को समझ में आ रहा है? तो गाइज, अब इसे बॉइल करना है तो मैं कैसे करूंगा? तो ऑब्वियसली मैं टेम्परेचर बढ़ाते जाऊंगा। टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाते जाऊंगा तो इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। आर यू गेटिंग? टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाते जाऊंगा तो इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। एंड एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे दिस विल बिकम इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज नहीं है गाइस, मतलब एक्सपोनेंशियल नहीं है ये। अब गाइस, जिस पॉइंट पे ये 1 एटमॉस्फेयर पहुंचा, उधर से अगर मैंने नीचे की तरफ ऐसे एक लाइन खींची, द पॉइंट वेयर दिस ग्राफ टच्ड 1 एटमॉस्फेयर, अगर उधर से मैंने नीचे की तरफ एक लाइन खींची, तो इट विल गिव मी द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट। तो स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट। नाउ गाइस, टू दिस प्योर सॉल्वेंट मैंने कुछ तो ऐड कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने गाइस प्योर सॉल्वेंट के अंदर कुछ ऐड किया, कुछ सल्यूट ऐड किया, तो मुझे बताओ टेम्परेचर विल इंक्रीज, सॉरी टेम्परेचर बोल रहा हूँ मैं, वेपर प्रेशर विल इंक्रीज और वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। मुझे बताओ, प्योर सॉल्वेंट के अंदर सल्यूट ऐड करते ही वेपर प्रेशर बढ़ता है या कम होता है? वेपर प्रेशर डिक्रीज है, वेरी नाइस गाइस। जैसे ही मैंने इसके अंदर कुछ ऐड कर दिया, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। देखो, इसका वेपर प्रेशर ओरिजिनल से कम हो गया, समझ में आ रहा है? सोल्यूशन बनाते ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। एज सुन एज वी ऐड सम सोल्यूट टू अ सॉल्यूशन सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। तो गाइस, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। एंड अब मुझे इसको अगर इस पॉइंट से ऊपर तक लेके जाना है, तो मैं इसे हीट करूंगा, हीट करूंगा, हीट करते जा रहा हूँ, हीट करते जा रहा हूँ। मुझे बताओ, इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट के टाइम पे, इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट पर ये हमारा कर्व 1 एटमॉस्फेयर रीच हुआ क्या? तो नहीं, ये 1 एटमॉस्फेयर रीच नहीं हो रहा है। तो गाइस, विल कीप ऑन हिटिंग इट, कीप ऑन हिटिंग। जब तक ये 1 एटमॉस्फेयर नहीं पहुंचता, तब तक हम लोग इसे हीट करते रहेंगे। एंड at one point it will reach 1 atmosphere, and from that point, if I am plotting another line on x-axis, then I'll get boiling point of this solution.
Again guys, this is for solution and boiling point of solution is called as TB. अब मुझे बताओ गाइस, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा या कम हुआ? सॉल्यूट ऐड करने की वजह से सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा या कम हुआ? Obviously it is increasing and hence it is called as elevation in boiling point. Boiling point elevate हुआ, बढ़ा, and this is called as delta TB. Getting it or not? So guys, delta TB का फॉर्मूला बनेगा, delta TB is TB minus TB naught, where TB is boiling point of solution and TB naught is boiling point of pure solvent. ठीक है, so write it down fast, complete this. Okay guys, done. तो गाइस इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत इजी है, ठीक है। ओके, टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे चेंज निकाल रहे हैं, तो इट डजेंट मैटर कि तुम लोगों को टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है या केल्विन में दिया है, ठीक है। याद रखना, टेम्परेचर चेंज इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो गाइज इसकी डेरिवेशन बहुत इजी हो जाती है फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल डेटा, फ्रॉम थर्मोडायनेमिकल डेटा, ऐसे लिखते हैं, thermodynamical data. We know, we just know, we don't have to derive it, ठीक है। We know that delta TB is directly proportional to small m. Guys, what is the meaning of small m? Small m is molality. Small m is molality, ठीक है। So from this we can say that delta TB is equals to, अब obviously proportionality निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे एक constant which is Kb into m, ठीक है, into m. So guys, Kb is constant of proportionality. Kb is constant of proportionality, which is called as molal elevation in boiling point, elevation in boiling point constant, which is sometimes also called as ebuloscopic constant, ठीक है। So that's it, this is the derivation guys। अब हम लोगों को तो पता है मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है guys, what is the formula of molality? मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट A मल्टीप्लाइड बाय 1000 व्हेन मास ऑफ सॉल्वेंट A इज गिवन इन ग्राम्स। अब इसे थोड़ा सा और चेंज करने गए
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना हो जाएगा, गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलार मास ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट ए इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। आउट, कुछ डाउट आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूला में पुट कर दूं तो डेल्टा टीबी विल बिकम केबी मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यूबी मल्टीप्लाइड बाय 1000 divided by MB into WA in grams। तो guys this is our final formula। तुम लोगों को ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, तुम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। देखो ये वाला फॉर्मूला दिस इज मच इजियर। मोलैलिटी तो तुम लोग यार खुद से निकाल लोगे, मोलैलिटी निकालना कुछ ऐसे बड़ी बात नहीं है, मोलैलिटी तुम लोग खुद से निकाल लोगे। तुम लोगों को सिर्फ ये बिगिनिंग वाला फॉर्मूला याद रखना है, बाकी फॉर्मूला तुम लोग खुद से निकाल सकते हो, ठीक है। सो गाइज दिस इज विदाउट एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इन केस ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, in case of association and dissociation, we will get delta TB is equals to I into KB into M। गाइस वेंट ऑफ फैक्टर से सिर्फ मल्टीप्लाई करने का, दैट्स इट, ठीक है। बाकी तुम लोगों का फाइनल फॉर्मूला विल बिकम डेल्टा TB is equals to I into KB into molality is nothing but mass of solute multiplied by 1000 upon molar mass of solute multiplied by mass of solvent in grams। देखो मोलैरिटी क्या रहता है, वो चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, रिवीजन की थी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूरी की पूरी, ठीक है। तो प्लीज वो अच्छे से देख लेना, लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे वो। राइट इट डाउन, देन विल टेक अ क्वेश्चन ऑन दिस, डू इट फास्ट। डन गाइस, हो गया लिख के। चलो लेट मी आस्क वन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज okay, question is find boiling point of a solution। Question is find boiling point of a solution। Find boiling point of a solution prepared by mixing
90 grams of glucose and 200 grams of water. Given that Kb for glucose is, sorry, Kb for water is 0.52 Kelvin mole inverse, sorry, per mole Kelvin mole per kg, sorry, my bad. ओके, सो गाइस पहले यहाँ पे तुम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं, एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है विच इज केबी, सॉरी केबी क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। ठीक है, तो तुम लोगों को पहले एम निकालने आना चाहिए, मोलालिटी निकालो, आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा। फाइंड द मोलालिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। गाइस मोलालिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? देखो मोलालिटी अगर निकालने आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। कैसे आएगा? मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय 1000। बस ये इतना निकालने आना चाहिए एंड यू विल गेट योर आंसर। तो मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलालिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलालिटी? पार्थ करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोलालिटी? तो गाइस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इनटू डब्ल्यू है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट गिवन मास अपॉन मोलार मास अपॉन मास ऑफ ए इनटू ग्राम इनटू 1000। तो गाइस इसका आंसर कितना आएगा बताओ? ओके वेरी नाइस, श्रेया करेक्ट आंसर है, नील नाइक करेक्ट आंसर है। तो गाइस इसका आंसर क्या आएगा? तो डब्ल्यू बी मोलार मास ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है, सॉल्यूट का मोलार मास, सॉरी मास कितना दिया है 90। तो गाइस देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ग्लूकोज का मास दिया है 90 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ग्लूकोज का मोलार मास रहता है गाइस, ग्लूकोज का मोलार मास रहता है 180 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वाटर, सॉल्वेंट का मास कितना दिया है ग्राम्स में 200। तो देखो कैसे होगा, 0 0 0 0 0 0 सब कैंसिल आउट हो गया, 18 1 जा 18 5 जा 2 1 जा 2 2.5 जा। So guys molality is equals to 2.5 is equals to 2.5 mole per kg. This is the value of molality. तुम लोगों को डेल्टा टीबी निकालना है। डेल्टा टीबी इज केबी इंटू एम, केबी इज 0.52 मल्टीप्लाइड बाय एम, एम कितना दिया है 2.5। ये आंसर निकालो, यू विल गेट योर आंसर व्हिच इज डेल्टा टीबी will come around 1.3 something, correct? Okay, तो ये 1.3 आ गया। अब गाइस पूछा क्या है तुम लोगों को, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन पूछा है गाइस, तुम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछा है। ये चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट आया जिसका यूनिट आएगा केल्विन में, कि इतने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तुम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो गाइस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट बी कितना रहता है? टी नॉट बी रहता है 100 डिग्री सेल्सियस। तुम लोगों को बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो गाइस एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने वाला है, तो टी बी इज इक्वल्स टू टी नॉट बी प्लस डेल्टा टी बी। समझ में आ रहा है? विच विल बिकम 100 प्लस 1.3 विच इज 101.3 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो दिस इज द आंसर। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। और गाइस याद रखो, चेंज डेल्टा टीबी ये केल्विन में रहे या फिर डिग्री सेल्सियस में रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्यों? देखो जरा, तुम लोगों को अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पूछूं, ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना रहता है
0 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच का गैप कितना आएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में पूछूं तो तुम लोग बोलोगे 273 केल्विन। अगर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में पूछूं तो तुम लोग बोलोगे 373 केल्विन। इसका भी अगर मैं डेल्टा टी पूछूं तो अभी भी आंसर आएगा 100, बट यूनिट क्या हो जाएगा? केल्विन। तो गाइस ये केल्विन में रहे या डिग्री सेल्सियस में रहे, डेल्टा टी केल्विन और डिग्री सेल्सियस वाला हमेशा इक्वल रहता है, ठीक है, याद रखना। तो चलो आगे बढ़े। हाँ 173.15, वो 0.15 हम लोग कभी कैलकुलेट करते नहीं है। हाँ अब अगर तुम लोगों को गाइस टी नॉट मतलब एग्जाम में देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस में क्यों फाइंड आउट किया, हम लोग केल्विन में भी तो निकाल सकते थे। यस यू कैन, एग्जाम में जो यूनिट दिया है उसके हिसाब से निकालना फिर, ठीक है। तो यहाँ पे टीबी अगर तुम लोगों को केल्विन में निकालना होता तो तुम लोग करते 373, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 प्लस 1.3, आंसर विल बिकम 374.3 केल्विन। तुम लोग आंसर केल्विन में भी निकाल सकते हो। एग्जाम में आंसर देख के, मतलब आंसर बोल रहा हूँ, ऑप्शंस देख के आंसर टिक करना कि यूनिट क्या दिया है, ठीक है। ओके, लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसका आंसर तुम लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देने की कोशिश करोगे। तो क्वेश्चन इज, फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन made by mixing 58.5 gram NaCl in 1 liter water, given that kb for water is 0.52 केल्विन। अब ये केल्विन के बदले डिग्री सेल्सियस भी रह सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, केल्विन मोल पर केजी। चलो गाइस बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? इसका आंसर तुम लोग बहुत इजीली बहुत जल्दी दे सकते हो। बताओ। श्रेयस करेक्ट रॉन्ग आंसर है, नील रॉन्ग आंसर है, सिद्धेश रॉन्ग आंसर है, महेश रॉन्ग आंसर है, उन्नति करेक्ट आंसर है। बट आई गेस कैलकुलेशन में कुछ तो मिस्टेक है, वापस एक बार क्रॉस चेक करो, बट करेक्ट आंसर है। श्रेया ठक्कर करेक्ट आंसर है। ये देखो भाई, जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा ना, इट कैन इंक्रीज +or -4, मतलब +or -4 डिग्री का ही चेंज आता है, ज्यादा नहीं। ओके, नील नाइक करेक्ट आंसर है। जय करेक्ट आंसर है। आकांक्षा रॉन्ग आंसर है। चलो गाइस बताओ जल्दी, मतलब एक छोटा सा पॉइंट मिस हो रहा है सबका। एंड डिग्री सेल्सियस में आंसर दे दो, ठीक है, इन लोगों को केल्विन में करने की जरूरत नहीं है। तो हम रॉन्ग आंसर है। अद्वैत रॉन्ग आंसर है। चलो, जिन लोगों के हमेशा करेक्ट आंसर आते हैं उनके आंसर रॉन्ग देख के अच्छा लग रहा है। सिद्धेश गुरव करे रॉन्ग आंसर है। आकांक्षा चौधरी करेगा रॉन्ग आंसर है। चेतन बोरकर रॉन्ग आंसर है। ओके, मनस्वी कदम करेक्ट आंसर है। अद्वैत ठाकुर रॉन्ग आंसर है। वैष्णव रॉन्ग आंसर है। समीक्षा कदम रॉन्ग आंसर है। अथर्व एडिशन मिस्टेक है यार, वापस एक बार चेक कर, सिंपल मिस्टेक की है एकदम, ऐड ऐड करते वक्त रॉन्ग हो गया आई गेस। ओके, भावेश का रॉन्ग आंसर है। रश्मि प्रभु रॉन्ग आंसर है। ओमकार बोडस रॉन्ग आंसर है। ओके, तो चलो अब देखते हैं। पहली बात, तुम लोगों ने मोलारिटी निकाली, ठीक है। अब मोलालिटी देखो, तुम लोगों को फॉर्मूला क्या है, डेल्टा डीबी
इज इक्वल्स टू Kb into M, बराबर. मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी. चलो नंबर ऑफ मोल्स क्यों लिखे, मास ऑफ बी अपॉन मोलार मास ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वाटर, मल्टीप्लाइड बाय 100. अब गाइस मोलैलिटी ऑफ NaCl कितनी होगी, मास दिया 55.8, 55.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय मोलार मास कितना आएगा 58.5 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वाटर. गाइस 1 लीटर वाटर करस्पॉन्ड्स टू 1000 ग्राम्स, बराबर है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000. ठीक है, आर्यन पवार करेक्ट आंसर है. तो गाइस श्रेयस मुड़ावकर करेक्ट आंसर है. तो तुम लोगों का आंसर आएगा 1000 से 1000 कैंसल, 58 से 58 कैंसल, यू विल गेट 1 मोल पर केजी. एंड फिर ये वैल्यू तुम लोगों ने यहाँ पे पुट की, तुम लोगों को आंसर आया डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम एंड विच इज श्रेय मैं नहीं भूल रहा हूँ इसलिए मैंने बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ के रखी है. तो विच विल बिकम 0.52 मल्टीप्लाइड बाय एम की वैल्यू आज मोलैलिटी कितनी आई 1 और तुम लोगों को आंसर आया 50 0.52. बट गाइस 0.52 इज द रॉन्ग आंसर. हाँ, तो गाइस हम लोगों ने मतलब तुम लोगों ने बिगिनिंग में एक बेसिक मिस्टेक कर दी है, आए भूल गए. वेंट ऑफ फैक्टर, गाइस वेंट ऑफ फैक्टर NaCl जो है वो डिसोसिएट होता है, NaCl अंडरगोस डिसोसिएशन. तो यहाँ पे तुम लोगों ने हर एक जगह पे एक छोटा सा आई मिस कर दिया. NaCl का आई जो है, NaCl का आई जो रहता है वो रहता है 2. तो यहाँ पे तुम लोगों ने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, 2 मल्टीप्लाई करना, क्योंकि NaCl डबल पार्टिकल्स बनाता है तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डबल होगा एंड डेल्टा टीबी विल बिकम 1.04. Then boiling point will become elevation in boiling point. So it will become TB plus delta D, which is 101.04. अरे 100.04 नहीं यार, 100 प्लस क्या चालू है, सॉरी, TB will become T naught B plus delta T, which is 100 plus 1.04, which is 101.04 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो सब लोगों ने वेंटो फैक्टर को ही गायब कर दिया था, वेंटो फैक्टर याद ही नहीं आया किसी को एंड जिसकी वजह से सबके आंसर रॉन्ग आए थे. तो गाइस राइट इट डाउन फास्ट, जिन लोगों का आंसर गलत आया था चेक इट, कहाँ पे मिस्टेक हुई थी वो समझ लो, बाकी तो तुम लोग होशियार हो ही. राइट इट डाउन. चलो गाइस आगे बढ़े. वेंटो फैक्टर तब यूज करना है जब तुम लोगों को डिसोसिएशन होते हुए दिखेगा. NaCl डिसोसिएट होता है, यूरिया डिसोसिएट नहीं होता. ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, ग्लूकोज. गाइस ग्लूकोज पानी के अंदर जाके डिसोसिएट नहीं होता, NaCl ब्रेक डाउन होता है. तो वेंटो फैक्टर तब यूज करना है जब कोई ब्रेक डाउन होने वाली चीज मिले. ठीक है, ओके. तो गाइस आई एम मेकिंग अ क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ मिनट. क्वेश्चन इज find degree of dissociation of compound A
of compound AB3 having molar mass 80 gram per mole, 20 gram of which when dissolved in 100 gram of water, 20 gram of which when dissolved in 100 gram of water increased boiling point of water to 102.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बताओ अब कैसे करोगे। पहले गाइस तुम लोग, हाँ, केबी फॉर वाटर इज 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोल, सॉरी मोल पर केजी। अब ये तुम लोगों को डिग्री सेल्सियस में आए या केल्विन में आए कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो गाइस तुम लोगों को अल्फा पूछा है एंड अल्फा का अपने पास इकलौता एक ही फॉर्मूला है, अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1। ठीक है, तो तुम लोगों को आई निकालना है एंड फिर तुम लोगों को अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। चलो करो, यप आई ढूंढना है तुम लोगों को। एन कितना आएगा गाइस, एन नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, AB3 है, हाँ कुछ भी, एन की वैल्यू 2 थोड़ी ना आएगी, AB3 है, तो AB3, हाँ करेक्ट बोल रहे हो, इट विल फॉर्म A + 3 + 3B माइनस I will become 4। तो निकालो I की वैल्यू निकालो। अच्छा I की वैल्यू, ओके नील करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। अब वैल्यू पुट करो एंड यू विल गेट योर आंसर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गाइस हमेशा 1 से कम होता है। ओके, वैष्णव करेक्ट आंसर है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 से कम आएगा, इतना याद रखना। ओके, तो श्रेया अप्रॉक्स करेक्ट आंसर है, सिद्धेश गुरव करेक्ट आंसर है, अप्रॉक्स ही आंसर आ रहे सबके ऑलमोस्ट। तुम लोग गाइस मुझे मेंशन करके बताओ कि तुम लोग आई सेंड कर रहे हो या अल्फा सेंड कर रहे हो। ओके, अद्वैत संख्या करेक्ट आंसर है। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं रहती। ओके, श्रेयस मावकर अप्रॉक्स करेक्ट आंसर है, सिद्धेश करेक्ट आंसर है अप्रॉक्स। ये इतना ऐसे ये नहीं आना चाहिए तुम लोगों को, इसमें अप्रोक्सीमेशन की कुछ जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए मेरे ख्याल से, मैंने नंबर्स बहुत अच्छे दिए। हाँ ओके, यहाँ पे मैंने गलती से I इज इक्वल्स टू 4 लिख के दे दिया है, सॉरी, आई शुड हैव रिटन, नील नाइक करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस। तो आई शुड हैव रिटन N इज इक्वल्स टू 4, बाय मिस्टेकली मैंने I इज इक्वल्स टू 4 लिख दिया। नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन इज 4। चलो जल्दी आंसर निकालो यार। ओके, सो गाइज over here what will happen, so formula is delta df
is equals to I into Kf into WB into 1000 divided by MB into WA. गाइस डेल्टा डीएफ कितना आएगा? चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट 100 से 102.6, तो डेल्टा डीएफ में डायरेक्ट यहाँ पे 2.6 लिख दूं। 2.6 करेक्ट बोल रहा हूँ, इज इक्वल्स टू आई इनटू, अच्छा हाँ सॉरी ये आगे का टॉपिक अभी दिमाग में चल रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट इसके बाद स्टार्ट होने वाला है, तो एफ आ रहा था गलती से, टीबी आना चाहिए। अब केबी इज 0.52 मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यूबी, गाइस डब्ल्यूबी दिया है 20 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ वी दिया है 80 एंड मास ऑफ वाटर दिया है 100। तो गाइस ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 1 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 10 जा या फिर 2 4 5 जा 4 2 जा, ये 2 उस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे 5 और ये नीचे डिवाइड कर दोगे तो तुम लोगों को आई की वैल्यू मिल रही है 2, मतलब ये हो गया 5.2। देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.6 इंटू 2 अपॉन 0.52 इंटू 5। तो गाइस 2.6 इंटू 2 विल बिकम 5.2, नंबर मैंने अच्छे ही दिए थे, डिवाइडेड बाय 0.52 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो दिस 1 जा दिस 10 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो I will become equals to 2, I become equal to 2। एक बार तुम लोगों को I आ गया तो अल्फा निकालना बहुत इजी हो जाता है, अल्फा इज इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अब गाइस I की वैल्यू आ गई है 2, तो 2 माइनस 1 अपॉन n की वैल्यू थी 4, तो 4 माइनस 1, अल्फा विल बिकम 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, एंड दिस इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.33। तो इसका आंसर कितना होगा? 0.33। तो नंबर्स बहुत इजी दिए थे मैंने, तो तुम लोगों का आंसर एग्जैक्ट 0.33 आना चाहिए था या फिर 1/3 आना चाहिए था। फ्रैक्शन में ये क्वेश्चन आने जैसा था ही नहीं, इसमें कुछ फ्रैक्शन निकालने जैसा था नहीं, नंबर सारे के सारे कैंसिल आउट हो रहे थे। एंड अभी हम लोगों को इंटीजर टाइप आ गया है, तो गाइस ऐसे क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर ही आना चाहिए। इंटीजर टाइप में ऐसा अगर क्वेश्चन होगा तो दे विल एक्सपेक्ट एग्जैक्ट आंसर 0.33 या फिर 33, ठीक है, मतलब राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर एंड ऑल, ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आ गया तो 33 इंटू 10⁻², ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो गाइज नेक्स्ट टॉपिक इज, थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं यप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड देन विल स्टॉप। ज्यादा नहीं खींचूंगा मैं, डोंट वरी, एक बेसिक आइडिया देनी है मुझे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है एंड ऑल। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सो गाइज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में होता क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट की पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। freezing point, the temperature at which vapor pressure of pure liquid becomes equal to vapor pressure of its solid phase। किसी के दिमाग में आता होगा यार सॉलिड का वेपर प्रेशर ना के बराबर रहता है गाइस, सॉलिड्स का वेपर प्रेशर ना के बराबर रहता है, बहुत कम रहता है, बहुत मिनिमम रहता है, बट वी डोंट केयर। हम लोगों को थियरी में पढ़ना है वेपर प्रेशर सॉलिड्स का बहुत जीरो रहता है, हाँ अप्रोचेस जीरो, ठीक है, बहुत कम रहता है, बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ स्टडी के लिए उसको मानेंगे कि हाँ अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है। एक्चुअल में सॉलिड्स का वेपर प्रेशर का ग्राफ देखो गाइस, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, सॉलिड्स के वेपर प्रेशर का ग्राफ ऐसे कुछ रहता है, बहुत कम, मतलब एक्चुअल में ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है।
इतू सा रहता है, बहुत छोटू सा। बट अभी के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा बनाने वाले, चलेगा? सॉलिड्स का वेपर प्रेशर ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाता है, कर्वेचर नहीं दिखाता फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वो बहुत छोटा रहता है, बहुत। तो हम लोगों ने इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया, ठीक है? एक्चुअल में ये वैल्यू बहुत छोटी रहती है, जो मैंने थोड़ी सी एक्सपांड कर दी, ठीक है? चलेगा? अब देखो गाइस, किसी एक टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इधर किधर था? तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ये वाला जो ग्राफ था हमारा, ये वाला वही सेम ग्राफ है। बस इस ग्राफ पे अभी मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं, मैंने एक सॉलिड की भी लाइन प्लॉट कर दी। गाइस तुम लोगों को समझ में आ रहा है? यही ग्राफ जो यहाँ पे देखो, ये लाइन थोड़ी सी छोटी दिख रही है, अभी ये लाइन थोड़ी सी छोटी दिख रही है, और इसी ग्राफ को मैंने अचानक से जूम कर दिया। कैन यू से इट? पहले जो पॉइंट हम लोगों ने शुरुआत की थी वो थोड़ा सा दूर चला गया, बिकॉज मैंने इसको ऐसे जूम कर दिया। तुम लोग यूजुअली देखो ना, अगर मैं ये ऊपर वाला ग्राफ ही अगर जूम करके दिखा दूं, लकीली नाउ वी कैन डू इट, अगर मैं इसको ही थोड़ा सा ऐसे जूम कर दूं, तो ये पहले नीचे वाली सिनेरियो दिख रहा है, ये बड़ी सी लाइन, ये इस पॉइंट से शुरू हो रहा है। अब गाइस मुझे बताओ, इस ग्रीन लाइन को टच करने के लिए, मतलब अभी मुझे सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को, अभी मुझे सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को लेके जाना है सॉलिड के वेपर प्रेशर की तरफ। अब मुझे बताओ, इसके वेपर प्रेशर को मुझे सॉलिड को टच कराने के लिए व्हाट आई विल हैव टू डू? आई विल हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर। अरे कुछ समझ में आ रहा है? वापस ये कर्वेचर ग्राफ ही बनने वाला है, जो अच्छा नहीं बन रहा है मुझसे। ओके, आई विल हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर, मुझे टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। एनी डाउट गाइस? And temperature freezing point for pure solvent is represented by delta, sorry, T not F. ठीक है, this is for pure solvent. अब गाइस मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, सोल्यूशन जब बनाता हूं तो वेपर प्रेशर क्या होता है? तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब गाइस इस कम हुए हुए वेपर प्रेशर को वापस फ्रीज करने के लिए, मतलब सॉलिड के वेपर, ये देखो ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड है, दिस इज द लाइन फॉर सॉलिड। अब गाइस इस कम हुए हुए वेपर प्रेशर को अगर मुझे सॉलिड तक लेके जाना है, तो अगेन मुझे इसको कम करना है, टेम्परेचर विल हैव टू डिक्रीज, एंड द पॉइंट एट विच इट विल इंटरसेक्ट, एट दैट पॉइंट फ्रीजिंग विल अकर। देखो गाइस, अगर सोल्यूशन का, लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड जितना बन गया तो फ्रीजिंग होती है। एंड यहाँ पे देखो ना यार, लिक्विड का वेपर प्रेशर हम लोगों ने सॉलिड जितना बना दिया तो फ्रीजिंग होगी। Now this point will be called as TF. This point will be called as TF. इसे हम लोग बोलेंगे TF. And the gap between these 2 points is called as delta DF. Any doubt? And the gap between these 2 points is called as delta DF. Now guys, what will be the formula of delta DF? Delta DF will become TF minus T naught F. ठीक है? From experimental data, from thermodynamical data. वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो। तो फॉर्म गाइस, डेरिवेशन पूरी की पूरी सेम है। डेल्टा डीएफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, डेल्टा डीएफ इज इक्वल्स टू के एफ इनटू मोलालिटी। फाइनल फॉर्मूला विल बिकम डेल्टा डीएफ इज इक्वल्स टू के एफ इनटू डब्ल्यूबी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय एमबी इनटू डब्ल्यूए, where kf is called as molal
एलिवेशन इन, सॉरी एलिवेशन क्या लिख रहा हूँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, also called as cryoscopic कांस्टेंट। ठीक है, तो गाइस अगेन हम लोग यहाँ पे डेल्टा जो निकाल रहे हैं वो हम लोगों को प्लस में चाहिए, मतलब हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। ठीक है, तो ओके उल्टा किया हम लोगों ने, सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्ट बोल रहे हो तुम लोग, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करना है। तो गाइस टी नॉट एफ माइनस टी एफ होगा, हायर वैल्यू इज टी नॉट एफ, लोअर वैल्यू इज टी एफ। तो चलो गाइस राइट इट डाउन एंड आई थिंक वी कैन स्टॉप हो गया, अच्छे खासे थक गए हो गए आज। तो गाइस विल स्टॉप हो गया, टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।